नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जी भी हैं। घाटशिला का उपचुनाव होना है, घाटशिला का उपचुनाव तय है। जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी लगभग तय है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जेएमएम के टिकट पर, चूंकि सिंपैथी वोट भी उनकी तरफ है, संथाली समुदाय से भी आते हैं। अब आता है बीजेपी कि भाई बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। तो बहुत सारे प्रत्याशियों का वहां पर दावा है। पिछली बार चुनाव लड़े थे बाबूलाल सोरेन, 22,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए। बाबूलाल सोरेन की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि भाई वो चंपाई सोरेन पूर्व सीएम के बेटे हैं। इसके अलावा वहां कई और प्रत्याशियों का दावा है। कुछ नाम है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जेएमएम के नेता है कुणाल सारंगी, उनका एक पोस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, उनका सोशल मीडिया पोस्ट है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वो लिखते हैं कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भक्तों की पार्टी के लिए उम्मीदवार फाइनल करना भी चुनाव जीतने जैसा असंभव हो गया है। कल से उनके 2 संभावित उम्मीदवारों के संदेश आ चुके हैं कि अगर इस बार लड़ने नहीं दिया गया तो अंदर से आप लोगों को समर्थन करेंगे, बस आप हेमंत सोरेन जी को सूचना दे दीजिएगा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 2024 के परिणाम से भी बड़ी जीत का फासला 2025 में रहेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झामुमो जिंदाबाद, जय झारखंड, दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, रामदास सोरेन अमर रहे। यह कुणाल सारंगी का पोस्ट है। अब इसी पोस्ट के माध्यम से अगर इनकी बातों में 1% भी सच्चाई है तो इसी पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी के हालात क्यों हैं। देवेंद्र जी भी हमारे साथ है। देवेंद्र जी, घाटशिला से जब आप उम्मीदवारी की बात करते हैं, दावेदारी की बात करते हैं, 3-4 नाम जो है वो हमारे आते हैं जहन में। पहला स्वाभाविक तौर पर पहला नाम आ रहा है बाबूलाल सोरेन, दूसरा नाम आता है रमेश हांसदा, तीसरा नाम आता है लखन मार्डी है कोई वहां पर, लखन मार्डी तो पिछला बार जो लड़े थे इसके पहले, हाँ इससे पहले लड़े थे, उनका नाम आता है। और 4-5 हजार वोटों से बिल्कुल बहुत कम वोटों से आ रहे थे। और चौथा नाम झाविमो से चुनाव लड़ी थी सुनीता मुर्मू, ठीक है, सुनीता सोरेन। तो उनके बारे में पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत समय से क्षेत्र में पसीना बहा रही है और बहुत पॉजिटिव मतलब उनके बारे में कहा जाता है, सोशल वर्कर भी, तो उनका नाम भी आ रहा है। ये वो हैं जिनके नाम अभी तक चर्चा में आए हैं। बाकी क्षेत्र में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात तो ये है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारा टिकट नहीं मिला तो हम जेल के हम चले जाएंगे, हमारा टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। कुणाल सारंगी ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों की पार्टी का वे भी कुछ रसवादन लिए तो उस रसवादन को उन्हें पता है कि भक्तों की पार्टी में हो क्या रहा है। लेकिन राजनीति में इसी का नाम है, चुनाव के अंतिम समय जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाती है, कौन किधर पाला बदलेगा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने इशारा ठीक किया है। रमेश हांसदा कहिए 1 दशक से वहां टिकट के दावेदार रहे थे। यहाँ के सरायकिला से चंपाई सोरेन की विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात करते रहे थे। अब घाटशिला को जिला सदस्य रहे हैं, प्रभारी भी रहे, तो घाटशिला भी उनका कर्म क्षेत्र है। तो उस हिसाब से जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि यदि रमेश हांसदा को इस बार टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय भी अखाड़े में कूदने का फैसला करेंगे या किसी दूसरे पार्टी का सहयोग लेंगे। एक जो लखन मार्डी की बात की है, लखन मार्डी 5 से 6 हजार से वोट, मात्र 5,000 वोट। और यदि बाबूलाल सोरेन को देखें तो ये हारे 22,000 से ज्यादा, 22,000 करीबन 23,000 वोट से। तो निश्चित रूप से और लखन मार्डी चाहेंगे कि भाई उनको भी मौका। राजनीति में कोई वो स्वाभाविक दावेदार बनते हैं और राजनीति में कोई फूल माला प्रसाद लेकर चढ़ाने नहीं आता। आप जितना भी कहते हैं अनुशासित पार्टी है या झारखंडी पार्टी है, जल जंगल से, वो सारी बातें ठीक है, पर अब टिकट की बात आएगी तो हर कोई अपना गर्दन उठाएगा। पर भक्तों की पार्टी में तो ठीक है, पर क्या जेएमएम में सब कुछ ठीक है? अच्छा, वहां भी है जो एक सोमेश सोरेन, नहीं सोमेश सोरेन, इसके पहले जो एक भाजपा के उम्मीदवार रहे थे, हाँ, गणेश लक्ष्मण माली नहीं, लक्ष्मण मार्डी के बारे में भी सूचना है कि वो भाजपा के संपर्क में है। हालांकि वे खंडन कर रहे हैं, पर ये खंडन तो हर बार होता है। खंडन तो चंपाई सोरेन भी कर रहे थे जब आपका चश्मा बना के आए थे, अन्नपूर्णा देवी भी आए थे, तो खंडन कर रहे थे। यहाँ तक कि 1 घंटा पहले तक कह रहे थे कभी तो मैं इसी पार्टी में हूँ। तो आगे वे लक्ष्मण मार्डी कह रहे हैं कि मैं तो जेएमएम का हूँ, पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसे चुनाव जितवाऊंगा, अपना खून पसीना बहाऊंगा। वो ठीक बोल रहे होंगे पर इस वक्त सवालिया के साथ तो भक्तों की पार्टी में भी विवाद, मतलब अभी सोमेश सोरेन का वहां कुछ फिक्स नहीं है, अभी भी बहुत कुछ खेल हो सकता है। खेल
सोमेश सोरेन के बारे में इतना 80% चांसेस जो माना जा रहा है वो सोमेश सोरेन पर ही माना जा रहा है। और पिछला बार वो कलकत्ता से लौट रहे थे तो हेमंत सोरेन जिस तरह सोमेश सोरेन से मुलाकात की है, कल्पना सोरेन मुलाकात की है, तो लक्ष्मण मार्डी से तो मुलाकात करने गए नहीं थे वो लोग। तो उससे तो संकेत जो यही मिल रहा है कि वहां से सोमेश सोरेन ही उम्मीदवार है। और ज्यादा जो विवाद है, देखिए लक्ष्मण मार्डी के साथ दिक्कत क्या है ना, आदि वो पाला बदल भी करते हैं। तो यहाँ तो पहले से रमेश हांसदा है, पहले से बहुत बड़ी रेस है, पहले से सुनीता सोरेन है और बाबूलाल सोरेन। तो आदि वो पाला बदल कर भी लेते हैं तो उन्हें मिलना क्या है? ये भी नहीं है कि भाजपा सत्ता में है कि लक्ष्मण मार्डी जी पाला बदल कर लेंगे तो सत्ता का कुछ स्वाद मिल जाएगा। 2029 तक कम से कम तो हेमंत की सत्ता तो रहनी ही है, तो क्यों नहीं हम पार्टी में रह करके ही जो सत्ता का स्वादन तो करें, स्वादन तो करें। अच्छा एक चीज देवेंद्र भैया, इसमें एक जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, बाबूलाल सोरेन को लेकर के बहुत पॉजिटिव, कम से कम रांची में बहुत पॉजिटिविटी नहीं है। नहीं, रांची में भी पॉजिटिविटी नहीं है, वहां भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं। देखिए एक चीज है कि आप याद कीजिए कि चंपाई सोरेन जब सीएम हुआ करते थे तो बालू पर वर्चस्व की खबरें आया करती थी। मैं नहीं कह रहा कि उसमें कौन शामिल थे कौन नहीं थे और कितना सच्चाई है, पर कई मीडिया हवाले से कहा गया कि भाई बाबूलाल सोरेन एक नियंत्रण चाहते थे उस इलाके में। और आप और हम सभी जानते हैं कि भाई लोकतंत्र की बातें जितनी कर लें, पर जब चुनाव के अखाड़े में जाने की बात आती है तो जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, दलाल कहते हैं, बालू माफिया कहते हैं, खरीद माफिया, वही फाइनेंसर होता है, और उनकी एक अहम भूमिका होती है। कोई भी खनन माफिया, बालू माफिया नहीं चाहता है कि ऐसे शख्स को हम सामने ले लाए जो विधायक नहीं था तब तो हम पर वर्चस्व की बात कर रहा था, हमें कंट्रोल करने की बात कर रहा था, ये कह रहा था कि सारा कुछ हमारे हाथ में है। आदि वो विधायक बन गया तब तो भाई सारी चीजें उसी को देने पड़े। इसमें एक और पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव हो सकता है कि अगर बीजेपी उनको दरकिनार करती है तो जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपई चाचा की नजदीकी जयराम के साथ बढ़ी है पिछले कुछ, निश्चित रूप से बढ़ी है। और बाबूलाल सोरेन जिस तरीके से वो नियंत्रण चाहते हैं, जेल केम भी नियंत्रण चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जेल केम में बाबूलाल सोरेन, चूंकि जयराम अगर कुर्मी, आप समझिए इस गणित को समझिए, जयराम अगर कुर्मी में वो कुर्मी वोटर का सबसे बड़ा चेहरा हो जाते हैं तो संथाली वोटर के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन, चूंकि चंपाई सोरेन अपना बहुत भविष्य बीजेपी में देखने गया, जिस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट में बीजेपी अलग थलग छोड़ देती है, नगड़ी के मामले में अलग थलग छोड़ देती है, सूर्य हंसदा के मामले में वो बेचारे अकेले जाते हैं, तो चंपाई कहीं ना कहीं ये चीज उनको खटक रही है। जिस कद के वो नेता अपने कद अपने मतलब अपने लेवल पर बहुत कुछ बदलने का वो मादा रखते हैं, तो अगर चंपाई जेल एंड कैंप के से नजदीकी पड़ती, खास करके चूंकि चंपाई तो नहीं लेकिन बाबूलाल अगर जेल कैंप की टिकट पर मैदान में उतरते हैं तो क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं? निश्चित रूप से वहां हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 20% या 20% थोड़ा 25 का वहाँ कुर्मी जाति की आबादी है। और आदि चंपाई सोरेन और निश्चित रूप से दिसम गुरु की मौत के बाद, देहावसान के बाद झारखंड के सियासत में चंपाई सोरेन, आप उनसे सहमत हो असहमत, वो अलग चीज है, वो अलग बात है। जल जंगल जमीन का एक बड़ा चेहरा रहे, तो उस हालत में आदि वे बाबू जयराम महतो के साथ जाते हैं या उनका पुत्र जाता है तो एक बड़ा मैसेज तो जाएगा ही कि संथाली और ये तो है कुर्मी का एक समीकरण बन सकता है। पर यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भी कुर्मी पॉलिटिक्स धार ले रहा है, कुर्मी के लिए एसटी का इंक्लूजन, इसका भी परिणाम वहां देखने को मिले। अधिक वहां संथालियों में भावना चली गई कि चाचा चंपाई या कुर्मी को एसटी स्टेटस दिलवाने की मांग कर रहे हैं या उसका पैरोकार बनते दिख रहे हैं, तो इसका विपरीत परिणाम नुकसान भी हो सकता है। और हम लोग जो गणित लगा रहे हैं कि जयराम महतो मिले ये मिले तो एक बड़ा समीकरण बन सकता है, ठीक इसका उलट भी हो सकता है। आदि ये मैसेज दिया, पर मामला क्या है कि अभी चुनाव में करीबन 4 से 5 महीने, 5 महीने में दामोदर की नदी में कितना धार बह जाएगा, स्वर्ण रेखा में कितना पानी बह जाएगा, और ये जो कुर्मी मूवमेंट कहाँ चला जाएगा वो भी देखना है। तो उस हालत में यदि ये सारे बवंडर गुजर गए हैं, उसके बाद चीजें हुई, तो निश्चित रूप से यह जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक जेएमएम के लिए भले ही कम से कम इतना तो जरूर होगा कि उसके सामने अपने प्रत्याशी को जिताने की एक बड़ी चुनौती। चलिए, तो और एक क्या याद रखने वाली बातें यहाँ ये भी है ना कि जेएमएम की जब हम लोग जेल कैंप की हम बात करते हैं और चंपाई सोरेन के
पूर्व के इतिहास के, छोड़ दीजिए इधर 2 वर्षों के इतिहास जो भाजपा के साथ है या कुणाल हाँ, सरंगी ठीक के शब्दों में भक्तों की मंडली का साथ है, ये छोड़ दीजिए। पर इनकी पूरी जिंदगी करीब 70 वर्ष तो हो गया है चंपा सुरेश का, तो 68 वर्ष का जो उनका बीता है वो जल जंगल जमीन की मुद्दे पर बीता है, झारखंडी अस्मिता के सवाल पर बीता है। जयराम किस बात कर रहे हैं? जयराम इसी जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, इसी झारखंडियत की बात कर रहे हैं और इसी नौजवानों की बात कर रहे हैं। वो डिवाइडेड पॉलिटिक्स की ओर जयराम महतो नहीं बढ़ रहे हैं। वो कभी भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम ईसाइयों पर नफरत फैलावेंगे या ही जो दूसरा तक है जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, जयराम उससे दूरी बनाते हैं। तो ये वो जो जयराम का जो पिच होगा, ये चाचा चंपाई के लिए बेहद मैंने उनके अनुकूल का पिच है। जिस पिच पर आप तक क्रिकेट खेलते रहे, राजनीति का क्रिकेट खेलते रहे, वही पिच इसका जयराम का भी है। तो चाचा चंपाई के लिए वहां से फील्डिंग करना पॉलिटिक्स में ज्यादा सुविधाजनक है। तो कुणाल सारंगी के इस पोस्ट के मायने बहुत है, लेकिन कुछ मायनों को हमने आपको बता दिया। हम और देवेंद्र भैया आपको बता रहे हैं कि भाई वहां से कौन कौन दावेदार हैं, हो सकते हैं और क्या क्या समीकरण बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि 4 से 5 महीने के समय, न जाने दामोदर कितना पानी बहाएगी, न जाने अभी स्वर्णरेखा कितना पानी बहाएगी, न जाने यहाँ अभी खरकई में कितना पानी भरेगा, और न जाने चाचा चंपाई 5 महीने में भाजपा के साथ ही रहेंगे। यह भी बहुत बड़ा सवाल है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे राज्यसभा का चुनाव राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए क्योंकि अभी राजनीति के दिग्गज किस करवट बैठेंगे अभी यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, अंजाम इश्क में रोता है क्या भाई, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो बस जो जो होता जाएगा वो सब आपको बताते जाएंगे। यही तो भारत मित्र का कर्तव्य है और बिना किसी एजेंडा के हम आपको खबरें दिखाते जाएंगे। नमस्कार, जोहार।